ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने वाले हैं दैट इज सिलेक्शन। हमने रिक्रूटमेंट को समझ लिया है। रिक्रूटमेंट में जैसे कि मैंने बोला था, हमारे पास तैयार होके आ जाता है पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स या पोटेंशियल कैंडिडेट्स, है ना। अभी ये कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज नहीं। तो बेसिकली इन इस पूल में से मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनमें से मैं कुछ को ही सिलेक्ट करूंगा, एक दो तीन जैसे मैंने सिलेक्ट किए। सो दिस सिलेक्ट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिंपल, इसको लिखेंगे क्या वो समझो। इट्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। हमारे पास आगे इसको कंटिन्यू लिख के लिखोगे, फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो हमने रिक्रूटमेंट में निकाले थे। बेसिकली वी हैव टू चूज द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और द फ्यूचर पोजीशन। हमें इंश्योर करना है कि जिस पोजीशन के लिए उस बंदे को लाया गया है वो बंदा उसके लिए परफेक्ट बैठे। इसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट वगैरह करेंगे और फिर जाके हमें श्योरिटी मिलेगी बेसिकली कि ओके वी आर चूजिंग दिस। अब आ जाओ आप, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये मैंने पहले भी थोड़ा एक हिंट आपको दिया था कि क्या डिफरेंस है। सबसे मेजर चीज़ जो लिखनी होती है कि रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज वी वांट एज मैनी एप्लीकेशंस एज मच पॉसिबल। सिलेक्शन इज़ नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। रिक्रूटमेंट में जितने सिलेक्ट हुए थे उनमें से हम एलिमिनेट कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, एंड जो बच जाते हैं वो हमारे एक्चुअल एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंसेस देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स एंड सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट टाइप एंड ऑफरिंग देम द जॉब्स। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अट्रैक्ट मोर एंड मोर, ये तो बताया ही मैंने। एंड यहाँ पे पिक अप द मोस्ट सूटेबल, ये भी बताया मैंने। देन फॉर्म नोटिफाइज द वैकेंसीज थ्रू सोर्सेज। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की थी ना रिक्रूटमेंट के। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी स्टेजेस पास करनी होती है, वो स्टेजेस हम अभी बाद में करते हैं तो समझ में आ जाएगा। देन कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं होता है रिक्रूटमेंट से, बिकॉज हमने सिर्फ एप्लीकेशंस मंगाई हैं, अभी उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एज सच हमने एंटर नहीं किया, कि बिकॉज दे आर जस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। सिलेक्शन में जाके हम उनके साथ एक्चुअल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है बनाते हैं, कि ओके बिकॉज हम एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट लेटर भी देते हैं उनको लास्ट में। सो इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को बोला जाता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, बिकॉज नाउ वो कैंडिडेट नहीं है, वो अब एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर करते हो इसमें। देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन द नंबर, ऑब्वियसली एज मैनी एज पॉसिबल। यहाँ पे ओनली अ सर्टेन नंबर, बिकॉज हम एलिमिनेट कर रहे हैं, एंड ओनली फ्यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है जी। अब चलो आगे, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। अब देखो आगे जाके हमें पता चलेगा कि इस सिलेक्शन के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेजेस और स्टेप्स होते हैं, टेस्ट क्लियर करने होते हैं। सो ये इतना हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज़, एक सूटेबल वर्कफोर्स आनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम इतनी मेहनत करेंगे और एक बंदा लेके आएंगे बाहर से। अब मानो वो लेके आ गए और वो अच्छा ही नहीं निकला, वो सूटेबल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, सो फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमें वापस उसे निकालना भी पड़ेगा। उसको जितनी सैलरी दी वो अलग, और नए आने तक की वेट भी करो, तब तक काम भी नहीं रुक जाएगा बेसिकली काम तब तक, और फिर नया आए तो भी श्योरिटी नहीं है। तो एक ही बार करो और संतुष्टि से करो। इसलिए स्टाफिंग का पूरा ये प्रोसेस में आप रिक्रूटमेंट और फिर सिलेक्शन ये इतना कर मेहनत कर ही इसीलिए रहो, ताकि एक सूटेबल बंदा आए जो कि ये काम भी आए आपके। देन हायर एफिशिएंसी, ऑब्वियसली अच्छा बंदा आएगा तो वो एफिशिएंसी ज़्यादा ही लेके आएगा। देन एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, अगर आप सही बंदा ला रहे हो। क्योंकि सूटेबल नहीं होगा, उसे काम करना नहीं आएगा, तो ये बाकियों के लिए भी नुकसान वाला हो सकता है कि एक की गलती से बाकी भुगत सकते हैं, राइट। देन व्हेन पीपल गेट देयर जॉब्स ऑफ टेस्ट एंड चॉइस, ऑब्वियसली ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी उनको, अगर क्योंकि हमने बोला ना सिलेक्शन में भी मेक श्योर कि जो जॉब रिक्वायर कर रही है उसी स्किल का बंदा आके काम करेगा उसको। सो जब एक बंदे को उसके ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब दी जाती है, तो वो उसको मन लगा के भी करेगा और जॉब सेटिस्फैक्शन भी हायर होएगी। ठीक है, द मोराल विल ऑल्सो भी इंक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपनी मनचाही मनपसंद काम कर रहा है और उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मैं किसी कंप्यूटर में माहिर इंसान को मैनुअल लेबर वाला वर्क दे दूँ तो वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो खुश भी नहीं रहेगा, सेटिस्फाइड भी नहीं रहेगा, उसका मोराल भी बूस्ट नहीं होगा, एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं होगी, एक्सीडेंट्स भी कर सकता है वो। ही इज़ नॉट सूटेबल। सो दैट इज़ वाई आप सही बंदे को सही पे रखते हो। तो दैट इज़ स्टाफिंग, दैट इज़ सिलेक्शन, राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, देन आ जाओ स्टेप्स जो मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो ये क्या स्टेजेस हैं, देखो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला आता है सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंटरव्यू।
then screening of applications, selection test, then employment interview, reference check, background check, medical examination, and then finally appointment of letter. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपको बताया है मैंने ये सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, ये एलिमिनेशन जो है ये एवरी स्टेज पे होता है। तो ये याद रखना, जब भी आप डिफरेंस भी लिखोगे ना, यहाँ पे मेरे को करवाना चाहिए था ये, एलिमिनेशन इज डन एट एवरी स्टेप, दैट इज वाई इट इज नेगेटिव। मतलब एक स्टेप हुआ उसमें 100 बंदे थे, ठीक है, उस नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 80 गए, तो वो 20 जो है माइनस हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में 60 जाएंगे तो 20 और माइनस हुए, नेक्स्ट स्टेप में 30 जाएंगे 30 और माइनस हुए, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 10 जाएंगे तो -20 और हुए। तो हर स्टेप में नेगेटिव हो रहे हैं। हो सकता है ये 80 लोग पहला टेस्ट क्लियर ऑब्वियसली करके आए हैं, बट इनमें से बाकी सब सारे लोग बाकी सारे टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो हर स्टेज पे कोई बंदा निकल रहा है, दैट इज वाई इट इज नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, अब उस पर चलते हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। क्या होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू? प्रीलिमिनरी का मतलब पहले होने वाला, क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू तो बाद में होगा, ये सिर्फ प्रीलिमिनरी है, यानी कि इंटरव्यू एक्चुअल से पहले वाला एक प्री इंटरव्यू होता है। अब ये किस टाइप का इंटरव्यू होता है? बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव जॉब्स होती हैं, मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, या बेसिकली हाई लेवल की थोड़ी जॉब्स, मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स वाली जॉब, उस टाइप की जॉब्स में ज़रूरी होता है शुरुआत में ही कुछ एलिमिनेशन कर देना, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल की जॉब्स हैं। ये वैसे भी आपको शुरू में एप्लीकेशन देख के ही पता लग जाता है कि ये वाला बंदे को तो नहीं ही ले गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्री रिक्वायरमेंट्स होते हैं, प्री रेक्विजिट्स होते हैं एप्लीकेशन में। तो आपको पता लग जाता है शुरू में ही कि ये बंदा तो बिल्कुल ही अनसूटेबल है, ये तो नहीं ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो ऐसे जैसे मान लो कोई बहुत मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर जिसमें बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसी कोई वैकेंसी है और उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके पास 0 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो तो शुरू में ही वो माइनस कर देंगे ना सारी, कि वो 100 में से अच्छे खासे 60 लोग वैसे ही माइनस हो जाएंगे, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है और हमें चाहिए ही चाहिए एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, कि आप मान लो जैसे एचआर से एक कॉल करवा देते हो शुरू में ही, और वो आपकी बहुत बेसिक डिटेल्स लेता है कि ओके आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी ट्रेनिंग क्या क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है, आपने पहले कहाँ काम किया है। तो इस बेसिस पे आधे लोग वैसे ही निकल जाते हैं। सो दिस इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, जहाँ पे एलिमिनेटिंग द टोटली अनसूटेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी नहीं हो रही एजुकेशन, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, ऑब्वियसली इसका फ़ायदा यही है कि भाई बाकी सारे स्टेप्स में उन्हें लाने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बहुत मेहनत बचेगी, कॉस्ट बचेगा, एफर्ट बचेगा, क्योंकि उनको देखना ही नहीं है, उन्होंने मे बी अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा अप्लाई करने से पहले, या उन्होंने अच्छी डिटेल्स अच्छे से नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए उन्हें पता नहीं लगा कि ओके इसमें एक्सपीरियंस चाहिए था और हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने, कई लोग वैसे ही अप्लाई कर देते हैं कि चलो ट्राई अप्लाई करने में क्या जा रहा है, उनको पहले ही आप निकाल देते हो। दिस इज़ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ठीक है, अब आ जाओ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। ये होता है कि ओके अब आपने जो रेज्यूमे भेजा है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा, है ना, या आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उस वैकेंसी के लिए, उसको स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीनिंग पता है ना, एक सामने ले आओगे और उसको आप अच्छे से ग्लांस थ्रू कर दो, एंड देन उसको रीड करके आपको समझ आ जाएगा कि ओके इसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या ये मैच होंगी या नहीं होंगी। तो बेसिकली आप एक एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा सा दिखता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में देखो बेसिक डिटेल्स तो जैसे है ही, है ना, नेम, आपका एड्रेस, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फिर बाद में जो डिटेल्स हैं कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट पहले क्या रह चुका है, या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, है ना। तो अब आप उसका एक्चुअल में प्रॉपर रेज्यूमे वगैरह पढ़ते हो, एंड देन ये एक प्रॉपर किसके द्वारा होता है, कमिटी के द्वारा होता है। देयर इज़ अ प्रॉपर स्क्रीनिंग कमेटी। ये स्क्रीनिंग कमेटी सबके रेज्यूमे स्क्रीन करती है और फिर थोड़े बहुत एप्लीकेशंस उस पॉइंट पे, उस स्टेज पे रिजेक्ट कर देती है। अब ये किस बेसिस पे हो जाता है, अगेन थोड़े से एक्स्ट्रा, थोड़े से एक्सटेंसिव फ्रॉम प्रिलिमिनरी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ से मेन जो स्टेजेस हैं वो शुरू हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट्स, ये क्या है? बहुत सारे टेस्ट्स का यूज़ होता है एप्लीकेंट्स को निकालने के लिए, बिकॉज हमने अब सिलेक्शन करना है, हमने एलिमिनेशन करना है, अभी सिर्फ प्रोसेस पे काम करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये एक्चुअल इंटरव्यू होता है कि अब जो जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिए, नाउ दे विल कम, एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ मेंबर्स होता है या पैनल बोलते हैं, दैट पैनल टेक्स योर इंटरव्यू। उस पैनल में देखो एक होता है जनरल मैनेजर हो सकता है, एक एचआर हो सकता है, एक जिस डिपार्टमेंट में डाल रहे हो ना आप, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चाहिए तो प्रोडक्शन मैनेजर आ जाएगा,
फाइनेंस का चाहिए तो फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा। तो वे बहुत सारे ऐसे पैनल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ पहला इंटरेक्शन जो फिजिकल होने वाला है, आमने सामने। तो आप फिजिकल अरेंजमेंट में ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हो, सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से असेस कर पाते हो कि ओके इज़ दैट पर्सन फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फिट नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, एंड ऑल्सो उसकी स्किल्स, उसकी सब कुछ आप टेस्ट करते हो वहाँ इंटरव्यू में, एंड आपको समझ आ जाता है कि ओके ये बंदा सही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। देन आ जाओ रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग। ये होता है कि आप ना थोड़ा बहुत उसकी पर्सनल डिटेल्स लेते हो। पर्सनल डिटेल्स कैसे कि वो कहाँ से आया है, उसका घर कहाँ है, एड्रेस वगैरह लोगे, उसके आसपास मान लो लोगों से बात करोगे, उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से बात, प्रीवियस बॉस जो होगा उससे या तो बात करो, या प्रीवियस कलीग्स से उनकी बात करो, ताकि पता लगाओ कि वो कैसा एज एन एम्प्लॉई है। हो सकता है आपको पता लग जाए कि वो काम में कैसा था, कामचोर तो नहीं था, ऐसे टाइप की चीज़ें ना बैकग्राउंड चेक्स में पता चलती हैं। कि आपने मान लो पिछले जॉब आपने आपने छोड़ी थी या आपको निकाला था तो क्यों निकाला था, वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। कहीं मान लो कई लोग होते हैं जो बहुत अनएथिकल चीज़ करके आए होते हैं पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीज़ पता करनी बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकिंग एनी वन एंटर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कहीं वो पता लगे अगले दिन सारा डेटा लीक करके बैठा है, राइट। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन सबसे एक और चीज़ आती है, वो है इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे उसका एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है या बेसिक फिजिकल, क्योंकि बेसिकली आप जब एम्प्लॉयमेंट देते हो ना तो इट कम्स विद लॉट ऑफ वो भी उसका इंश्योरेंस आपको करना आना पड़ता है, कई कंपनीज करवाती हैं। सो उन केसेस में उनका मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर फिट नहीं भी है तो उसका एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयर को, राइट। सो दैट काइंड ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑल दीज आर डन कि वो फिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। देन देर इज़ फाइनल की सब टेस्ट उसने क्लियर कर दिए तो आपको जॉब का ऑफर मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑफर लेटर और दी अपॉइंटमेंट लेटर। सो ये मिलते ही आपकी बेसिकली जॉब पक्की हो जाती है कि आपने सारे टेस्ट क्लियर करने हैं, नाउ यू हैव टू कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सिलेक्टेड यू। तो फाइनली जो सिलेक्टेड यू बोल रहे हैं दैट इज़ बिकॉज कि यू आपने सिलेक्शन का पूरा स्टेजेस सारे क्लियर करके आ गए।